नमस्कार दोस्तों। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों का आशीर्वाद। आज मैं अपने चैनल अमित सर बुक रीडर के लिए आपको एक नई किताब का रिव्यू लेके आया हूँ। बेसिकली ये किताब मेरी ही लिखी हुई है, तो मैंने सोचा कि बाकी राइटरों की किताब को तो मैं रिव्यू करूँगा ही, पर साथ ही साथ अगर क्या मैं अपनी किताब का भी रिव्यू कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो भी राइटर उन्होंने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत तो मैंने भी की है। थोड़ी या बहुत ये तो आप लोग ही बता सकते हैं जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, अपना प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो बेसिकली आज जो किताब है वो मेरी किताब है, ये दूसरी किताब है। मेरी पहली किताब इच्छा मृत्यु थी जो मैंने आपको बताया था। ये मेरी दूसरी किताब है हमारा भारत। ये इसके भी पब्लिशर सेम है, ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस और इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस है। हर तरीके की किताब छापते हैं। आकर आपने किताब लिखी और आप छपवाना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किताब लिखने में आपको कोई दिक्कत आ रही है या प्रिंटिंग में दिक्कत आ रही है, एडिटिंग में दिक्कत आ रही है, तो आपकी हेल्प करते ही करते हैं। मुझे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हर तरीके से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको बुक में, क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग फेज है और मेरा भी 2-3 साल हुआ है अभी बुक राइटिंग में। तो लिख तो मैं पिछले 10-12 साल से रहा हूँ, लेकिन पब्लिशिंग लाइन में मतलब मेरी बुक पब्लिश होने का जो है वो सिलसिला 2 साल में शुरू हुआ है। लिख तो मैं 2012-13 से रहा हूँ, पर मैंने पब्लिशिंग के बारे में सोचा था। मैं अपने बस विचारों को लिखता जाता था, कर्मबद्ध कर देता था, बस कलम उठाता था और रात में बैठता था और जो विचार आते थे लिख देता था। पर मेरे फिर घर वालों ने, मेरी माँ ने, मेरी वाइफ ने, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुम इस चीज़ को, लेखन को पब्लिश करवाओ और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने इसकी एडिटिंग वगैरह से लेके इसको रीड करने में मेरी बहुत मदद करी है। हिंदी में मेरा हाथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हिंदी को कैसे अच्छे से लिख सकते हैं और इसमें किन शब्दों का सही से प्रयोग कर सकें, इसके बारे में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बेसिकली इस किताब के अंदर मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है वो हिंदुस्तान की मेन प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश की है कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, और हम क्यों आज भी देश, जो हमारा भारत देश है, वो इतना विशाल होने के बाद, इतनी विशाल संस्कृति सभ्यता होने के बाद, इतना हमारे पास धरोहर होने के बाद, इतनी समसामयिक चीज़ों होने के बाद, टेक्नोलॉजी होने के बाद, हम क्यों अभी भी दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था नहीं है, हम क्यों दुनिया के नंबर 1 देशों में शुमार नहीं है, हमें क्यों अभी भी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया के अलग अलग देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है अभी भी कई चीज़ों में, क्यों हम आज भी हमारे देश के युवक और नौजवान जो हैं बाहरी देशों या बाहरी कंपनियों में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, और हमारे देश में ऐसे कौन से मेन एजेंडाज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, जैसे पोल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन, एजुकेशन, टेररिज्म एंड उसके बाद जो है हमारा छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारी, कि अगर हमारी साइंस को चेंज होना है तो कैसे होना है, हमारे भारत देश में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होना ज़रूरी है, किन किन क्षेत्रों में विकास की ज़रूरत है, सरकारी बैंकों में, सरकारी ऑफिस में किस तरीके का चेंजेस आने ज़रूरी हैं, प्राइवेट सेक्टर से और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या बदलाव होने ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से लोग फिर से भरोसा कर सकें प्राइवेट सेक्टरों के बजाय गवर्नमेंट सेक्टरों पे। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आना चाहिए, किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हुआ है, हमारे देश में 1 ID 1 कार्ड क्यों नहीं अभी तक अलाउ हुआ है। आधार कार्ड है लेकिन अभी भी हमें पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड, बहुत सारे कार्ड रखने पड़ते हैं। मतलब एक इंसान को इतने सारे कार्ड का फॉरवर्ड करके क्यों चलना पड़ता है। एक 1 ID 1 कार्ड के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं देश में, कैसे क्राइम को कम किया जा सकता है, कैसे औरतों के प्रति हो रही जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सोचा जा सकता है, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों के बारे में और उनके साथ जो हो रहा है अन्याय उसके बारे में, आदमियों के साथ जो हो रहा है अन्याय उसके बारे में मैंने लिखा है। क्योंकि हम औरतों के बारे में बहुत बात करते हैं पर कहीं ना कहीं आदमियों के बारे में बात करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो 500 पहले 12 धाराएं थी IPC में, उनमें से लगभग 200-250 धाराएं जो थी औरतों के लिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी औरतें सेफ नहीं हैं। औरतें क्यों नहीं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हैं, औरतें क्यों अपने सामाजिक दायरे में बंद के रह जाती हैं और अपनी दिल की बात समाज में नहीं कह पाती हैं, क्यों हमारी संस्कृति सभ्यता औरतों को अभी तक दबा के रख रही है कि वो खुल के नहीं जी पाती हैं। ऐसा मत करो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, उससे मत बात करो, ये कपड़े मत पहनो, वहाँ मत जाओ, अंधेरा हो गया, इस समय मत निकलो, इतने समय तक वापस आ जाओ, हॉस्टल का टाइम इतने बजे तक ही क्यों है, कोई औरत इतने बजे तक नौकरी क्यों कर सकती है, नाइट शिफ्ट में औरतों का आना जाना क्यों ज़रूरी नहीं है, औरतें ड्राइविंग क्यों नहीं कर सकती हैं। अब कर रही हैं लेकिन वो मास लेवल पे नहीं कर रही, क्योंकि अभी भी जो फाउंडेशन तोड़ के निकल रही है बस वही कर रही हैं। बाकी अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रतिबंध है, एक दायरे हैं औरतों के लिए। गांव गिराव में चले जाएं तो आज भी औरतें जो है वो पल्ला करके रहती हैं, उनको नहीं पता उनके गांव में कितने आदमी रहते हैं, उनको नाम पता होते हैं,
अगर नाम पता है तो उनको घर भी नहीं पता होते हैं, शहर में कौन से रास्ते हैं औरतों को नहीं पता होते हैं। आज भी शहर की औरतें जो हैं छोटे शहरों में जो हैं, शहरों में मतलब गांव के अलावा, उनको भी अगर आप लेके जाओ रास्ते पे तो वो रास्ता नहीं बता सकती हैं आपको, वो आपके साथ पीछे बैठ के चली जाएंगी जैसे कठपुतली। उनको कैसे चेंज करना है। हमारे भारत में आदमियों के साथ जो हो रहा है, जो मैंने आपको बताया 500 धाराओं में से अब 380 धाराएं रह गई हैं जब से अमित शाह जी ने 2024 में 1 जुलाई को चेंज किया था कानून। तो 380 में से कौन कौन सी धाराएं औरतों को अभी लेकिन बनी हैं धाराएं औरतों के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल क्यों नहीं वो कर पा रही हैं। क्या सिर्फ पढ़ी लिखी या जो एक्ट्रेस हैं या बिजनेसमैन हैं या जो या ऐसी लेडीज़ हैं जो थोड़ा सा जागरूक है, वही क्यों तलाक के बारे में सोचती हैं, या वो सेपरेशन के बारे में सोचती हैं, या वो आवाज़ उठाने के बारे में सोचती हैं, या वो कुछ नया करने के बारे में सोचती हैं, बजाय सुसाइड करने के। और क्या क्यों छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातों पे सुसाइड औरतें, लेकिन सुसाइड औरतें करती हैं वो हम लोग को इसलिए दिखता है क्योंकि वो दिखाया जाता है। जितने लेवल पे औरतें सुसाइड करती हैं उससे कई ज़्यादा लेवल पे आदमी भी सुसाइड कर रहे हैं और वो मर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में हमें पता चल पाता है कि वो सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली। या अभी एक जो केस आया था जिसमें बहुत ज़्यादा हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने मरते समय 30 पेज का सुसाइड नोट लिखा था कि वो अपनी औरत से उनके औरत और उनकी सासू माँ ने उनको कितना परेशान किया और जिसने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम बराबर का और समानता का अधिकार हमारा कानून देता है, संविधान देता है, तो फिर क्यों समानता नहीं है। एक बेटी को बाप के साथ सुरक्षित लगता है, एक पति के साथ औरत को सुरक्षित क्यों नहीं लगता। एक अगर बहन को भाई के साथ अच्छा लगता है तो एक लड़की को एक लड़के के साथ क्यों सुरक्षित महसूस नहीं होता। एक लड़का और लड़की के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसके बारे में मैंने इसको बताया है। कैसे हम सुरक्षित हो सकते हैं, हमारे समाज को सुरक्षित कर सकते हैं, सोच बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। एक नई विचारधारा मिलेगी। पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के टेररिज्म के बारे में आप इसमें समझ सकते हैं कि एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए कैसे एक देश पागल हुआ है। लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, क्योंकि मर के कभी भी आपको कुछ नहीं मिल सकता। आज तक कितने युद्ध हुए हैं, सैकड़ों हजारों युद्ध हुए हैं, क्या कोई अपने साथ एक टुकड़ा ज़मीन ले जा पाया है। हमारा भारत में यही चीज़ आपको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलेंगी। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम ले जा नहीं सकते, तो उसके लिए क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आतंकवादी जो हैं, इनका माइंड वॉश जो कर रहे हैं, वो अपने साथ क्या कश्मीर ले जा पाएंगे। कौन सी गफलत में इंसान जी रहा है। पैदा हुए हो इसी धरती में से, पैदा हो इसी धरती मिल जाओगे और फिर भी इसी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। इस मिट्टी ने क्या नहीं दे सकता उसके बारे में सोचो। जितना पैसा हर देश अपने रक्षा बजट पे खर्च करता है, उतने पैसे में हर देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आदमी को आदमी से डर है, इंसान को इंसान से डर है। वो लड़ना चाहता है, वो ज़मीन के लिए टुकड़े करने के लिए लड़ना चाहता है, बम बनाना चाहता है। मेरे विचार हैं, हो सकता है आप लोग कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग ना हो। देशभक्ति अपनी जगह है, मैं देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ। राजा महाराजाओं से लेके, मुगल काल से लेके, अंग्रेज़ों से लेके, सब ज़मीन के पीछे भागे हैं और आज भी ज़मीन किसी की नहीं है। वो वैसी की वैसी है, यहीं की यहीं है। और जब प्रकृति का मन होता है वो अपने हिस्से की ज़मीन ले जाती है। कभी बाढ़ के रूप में आती है और कटान करके ज़मीन ले जाती है, कभी भूकंप के रूप में आती है तो शहर के शहर तबाह कर जाती है, कभी ज्वालामुखी फटता है तो वो हिस्सा ही एक बराबर मिट्टी का मैदान बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़मीन के लिए लड़ रहे हो तो प्रकृति आपसे ज़्यादा क्रूर है। केदारनाथ में जब आया था, बाढ़ जब फटा था तो आपने सबने देखा, पिक्चर तक बनी उस पर। बॉम्बे में और असम में और उड़ीसा में हम लोग हर साल देखते हैं, बाढ़ आती है तो क्या हालत हो जाती है। तो इसलिए ये ज़मीन की जब लड़ाई लड़ रहे हो ना, तो आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते ना, क्योंकि आपकी लड़ाई में आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप जल के जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप प्राकृतिक रूप से पेड़ों को और नेचर की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप पहाड़ों की हवा को दूषित कर रहे हो, प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करके, फैक्ट्रियाँ लगा के, जिनका कई कई सालों तक चेकिंग ही नहीं होती है कि उनके अंदर क्या मानक है, उनके मापदंड सही है कि नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं बहुत बारीकी रूप से, ताकि आप लोग पढ़ के समझ सकें कि हमारे देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे देश को नंबर 1 होने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। सॉरी, ये किताब जो है करीब करीब आपको मैं बताऊं, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी, 432 पन्ने की लगभग ये किताब है। और इस किताब को मैंने अपने माता पिता को, जैसे मैंने आपको बताया, और भाई को और वाइफ को, सबको समर्पित किया है। तो मैं ये किताब अपने देश के हर एक देशवासी को समर्पित करना चाहता हूँ, हर एक नौजवान को, हर जवान को, देश के हर एक जवान को, क्योंकि वो भी एक माँ है के बेटे हैं, भारत माँ के बेटे हैं।
सपूत हैं, उनके लिए हमारे भारत का मतलब कुछ और है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, हंसते हंसते गोली के सामने और बम के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने अभी देखा जैसे कि भारत की सेना का शौर्य क्या था। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं। मोदी जी के जो कार्यकाल है उसके बारे में मैंने लिखा है, और वो जो किस तरीके से कर रहे हैं भारत को आगे ले जाने के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। तो उनमें उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें अगर वो देख सकें, क्योंकि हर चीज़ वो नहीं देख सकते, वो प्रधानमंत्री भले हैं लेकिन वो हर एक गांव, एक शहर, हर एक कस्बे में, हर एक तालुका में, नगर निगम में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा पोजीशन पे आ जाता है ना, उसके पास उतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, उतने ज़्यादा काम होते हैं। उन बारीकियों के बारे में हो सकता है कि कभी कभी नज़रअंदाज वो कर जाएं या उनको ना पता चल पाए। तो इसके लिए भी मैंने इसमें लिखा है कि शायद ये किताब के कुछ विचार मेरे मोदी जी तक पहुँच सकें। तो इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी। मिलता हूँ अपने नए वीडियो में।